नमस्कार, मैं संजू। आज की कहानी है सभ्यता का रहस्य, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा रचित। पहला अध्याय। ये तो मेरी समझ में दुनिया की 1001 बातें नहीं आती। जैसे लोग प्रातःकाल उठते ही बालों पर छुरा क्यों चलाते हैं, क्या अब पुरुषों में भी इतनी नजाकत आ गई है कि बालों का बोझ उनसे नहीं संभलता। एक साथ ही सभी पढ़े लिखे आदमियों की आंखों में क्यों इतनी कमजोरी हो गई है? दिमाग की कमजोरी ही इसका कारण है या और कुछ? लोग किताबों के पीछे क्यों इतने हैरान होते हैं इत्यादि। लेकिन इस समय मुझे इन बातों से मतलब नहीं है। मेरे मन में एक नया प्रश्न उठ रहा है और उसका जवाब मुझे कोई नहीं देता। प्रश्न यह है कि सभ्य कौन है और असभ्य कौन है। सभ्यता के लक्षण क्या है? सरसरी नज़र से देखिए तो इससे ज़्यादा आसान और कोई सवाल ही नहीं होगा। बच्चा बच्चा इसका समाधान कर सकता है। लेकिन ज़रा गौर से देखिए तो प्रश्न इतना आसान नहीं जानना पड़ता। अगर कोट पतलून, टाई बेल्ट, कॉलर लगाकर मेज़ पर बैठकर खाना खाना, दिन में 13 बार कोको या चाय पीना और सिगार पीते हुए चलना सभ्यता है, तो इन गोरों को भी सभ्य कहना पड़ेगा, जो सड़क पर बैठकर शाम को कभी कभी टहलते नजर आते हैं। शराब के नशे में आंखें सुर्ख और लड़खड़ाते हुए रास्ता चलने वाले को भी अनवक्त शेरने की धुन है। क्या उन गोरों को सभ्य कहा जा सकता है? क्यों नहीं। तो क्या सिद्ध हुआ कि सभ्यता कोई और भी चीज़ है? उसका देह से इतना संबंध नहीं है जितना मन से है। अध्याय 2। मेरे इन गिने मित्रों में से एक राय रतन किशोर भी हैं। आप बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार हैं। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफ़ी नहीं होती। 1/4 वेतन तो बंगले में ही भेंट हो जाती है, इसलिए आप बहुत चिंतित रहते हैं। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैंने नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वह भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बचत की किसी दूसरे मदद से रुपया निकालते हैं। उनके अफसर कहते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किया जाए रियायत नहीं शांत रह सकती है। लेकिन मज़ा तो यह है कि राय साहब इतने दौरे में भी वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने राजनचापे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे में वह खड़े रहते हैं, कैंप अमले वहाँ पैर रहते हैं और राय साहब घर पर मित्रों के साथ गपशप करते हैं। पर किसी की मजाल है कि राय साहब को नेक नियति पर संदेह कर सके। उनके सभ्य पुरुष होने पे किसी को शक नहीं हो सकती। एक दिन मैंने उनसे मिलने गया। वह अपने घरसियार दमरी को डांट रहे थे। दमरी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़े ही दूर पर एक गांव में था। कल रात को किसी कारण से यहाँ ना आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। राय साहब, जब तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं, तुम घर पर क्यों रहे? कल के पैसे काट लिए जाएंगे। दमरी, हजूर, एक मेहमान आ गए थे, इसी से ना आ सका। राय साहब, तो कल के पैसे उसी मेहमान से ले लो। दमरी, सरकार, अब कभी ऐसा खता न होगी। राय साहब, बक बक मत करो। दमरी, हजूर हजूर। राय साहब, 2 रुपये जुर्माना। दमरी रोता चला गया। रोजा बख्शाने आया था, नवाज गले पड़ गई। 2 रुपये जुर्माना ठुका गया। खता यही थी कि बेचारा कसूर माफ़ कराना चाहता था। यह एक रात की गैर हाजिरी होने की सज़ा थी। बेचारा दिन भर काम कर चुका था। रात को यहाँ सोया न था, उसका दंड था। और घर बैठे भत्ते उड़ाने का तो कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसे मिले कि ज़िंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना तो मुश्किल है। दमरी भी अगर होशियार होता तो जरा रात को रह के आकर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर गरीब इतना तेज न था। अध्याय 3। दमरी के पास कुछ 6 बीघे जमीन थी, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के थे, 2 लड़कियां और स्त्री थी। सब खेती में लगे रहते थे, फिर भी पेट की रोटियां नहीं ममूसर होती थी। इतनी ज़मीन क्या सोना उगल देगी? अगर सब के सब घर से निकलकर मजदूरी करने लगे तो आराम से रह सकते थे।
लेकिन मौसरी किसान मजदूर कहलाने का अपमान न सह सकता था। इस बदनामी से बचने के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैल के दाने चारे में ही उड़ जाता। ये सारी तकलीफ़ें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर मजदूर बनना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह कहीं मजदूर की हो सकती है, चाहे वह रुपया रोज ही क्यों न कमाए। किसान के साथ मजदूरी करना इतने अपमान की बात नहीं है। द्वार पर बैल बंधे हुए बैल उसकी मान रक्षा किया करते हैं, पर बैलों को बेचकर फिर कहाँ मुँह दिखाने के जगह रह सकती है। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते हुए देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता, कांप क्यों रहा है? दमड़ी, सरकार, पेट की रोटी तो पूरी हो नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊँ? राय साहब, बैल को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूँ, लेकिन न जाने क्यों इतनी मोटी सी बात तेरी समझ में नहीं आती। दमड़ी, सरकार, बिरादरी में कहीं मुँह दिखाने लायक न रहूँगा, लड़की की सगाई न हो पाएगी, गाँव से बाहर कर दिया जाऊँगा। राय साहब, इन्हीं हिम्मतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। ऐसे आदमियों पर दया करना भी पाप है। क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है? जाड़े में मर रहे हैं पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। मैंने कहा, जनाब, यह तो अपनी अपनी समझ है। राय साहब, ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। कई हजार रुपये पर पानी फिर जाता है। गाना होता है, दावतें होती है, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते हैं, गरीबों को कपड़े बांटे जाते हैं। वालिद साहब के पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ? मुफ्त में 4-5 हज़ार की चपत खानी पड़ी थी। सारे कस्बे में बवाल मचा, आवाज़ें कसी गई। किसी ने नास्तिक कहा, किसी ने ईसाई बनाया, लेकिन यहाँ इन बातों का क्या प्रभाव? आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजी बड़ी दिलगी थी। कस्बे में किसी के यहाँ शादी हो, लकड़ी मुझसे लेकर जाते थे। पुश्तों से यह रस्म चली आती थी। वालिद साहब तो दूसरे के दरख्वास्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी ही हिमाकत या नहीं, मैंने फ़ौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरे को रोना धोना क्या सुनूं या अपना फ़ायदा देखूं। लकड़ी से कम 500 रुपये सालाना की बचत हो गई। अब कोई भूल कर भी इन चीज़ों के लिए दिक्कत करने नहीं आता। मेरे दिल में फिर सवाल पैदा हुआ, दोनों में से कौन सभ्य है? कुल प्रतिष्ठा पर प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी, या धन पर कुल मर्यादा का बलि देने वाला राय रतन किशोर? चौथा अध्याय। राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्केट का मुकदमा पेश हुआ। शहर का एक रईस खून के मामले में फंस गए। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगी। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियां लाई गई, सिफारिशें पहुंचाई गई, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रसी के स्त्री से मिलकर सौदा पटाने को ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं की बात होने लगी। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई और कहने लगी, ले लो ले लो ले लो। राय साहब ने कहा, इतनी बेसब्र न हो, वह तुम्हें अपने दिल में क्या समझेगा? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं है? माना कि रकम बड़ी है और इसमें मैं एक बार ही तुम्हारी आए दिन की फरमाइशें से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन एक सिविलियन इज्जत भी होती है, कोई मामूली चीज़ नहीं है। तुमने पहले बिगाड़ कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेतुकी बातचीत मत करो, या तो चली जाओ, मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। स्त्री, यह तो मैंने पहले ही किया। बिगड़ कर खूब खरी खोटी सुनाई। बेचारी मेरे पैर पर सर रख के रोने लगी। राय साहब, यह कहना था कि राय साहब से कहूँगे तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। स्त्री, अजी मैंने न जाने ऐसी कितनी बातें कह चुकी हूँ, लेकिन किसी तरह टाले न टलती, रो रो कर जान दे रही है। राय साहब, उससे वादा तो नहीं कर लिया? स्त्री, वादा? मैं रुपये लेकर संदूक में रखाई नोट थे। राय साहब, कितनी ज़बरदस्त अहम हो, न मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं। स्त्री, अब क्या देगा? देना होता तो दे देता। राय साहब, हाँ मालूम तो ऐसे ही होता है। मुझसे कहा तक नहीं और रुपये लेकर संदूक में दाखिल कर लिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का न रहूँगा। स्त्री, तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपये लौटा दूँ।
राय साहब फिर वही हिमाकत, अरे अब तो जो कुछ होना था वह हो चुका, ईश्वर पर भरोसा करके जमानत लेनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हारी हिमाकत में शक नहीं। जानती हो यह सांप के मुंह में उंगली डालना है, यह भी जानती हो मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ न डालूंगी, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे अब मेरी कुछ न चलेगा। स्त्री मैं जाकर लौटाए देती हूँ राय साहब, और मैं जाकर जहर खाए लेती हूँ। इधर तो स्त्री पुरुष में यह अभियान हो रहा था, उधर दमरी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत से ज्वार काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक तिनका भी नहीं थी। अभी वेतन मिलने में कई दिन की देरी थी, मोल ले न सकता था। घर वाले ने दिन को कुछ घास छीलकर खिलाई थी, लेकिन ऊँट के मुंह में जीरा, इतनी घास से क्या हो सकता है। दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमरी को देखते ही दोनों पूंछें खड़ी करके हुकरने लगे। जब वह पास गए तो दोनों उसकी हथेलियाँ चाटने लगे। बेचारा दमरी मन मसोर कर रह गया। सोचा इस वक्त तो कुछ हो नहीं सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा ले आऊँगा। लेकिन जब 11 बजे रात की उसकी आंखें खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नाद पर ही खड़े हैं। चांदनी रात थी। दमरी को जान पड़ा कि दोनों उसकी ओर अपेक्षा और याचना की दृष्टि से देख रहे थे। उनकी क्षुद्रता वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो आई। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आंख से भाग गई। कुछ सोचता हुआ उठा, हंसुआ निकाला और चारे की फिक्र में चला। गांव के बाहर बाजरे और ज्वार के खेत खड़े थे। दमरी के हाथ कांपने लगे, लेकिन बैलों की याद ने उसे उत्तेजित कर दिया। चाहता तो कई बोझा काट सकता था, लेकिन चोरी करते हुए भी चोर न था। उसने उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफ़ी हो। सोचा अगर किसी ने देख भी लिया तो उससे कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया। उसे विश्वास था कि थोड़े से चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैंने कुछ बेचने के लिए तो काट नहीं रहा हूँ, फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझे पकड़ लेगा। बहुत करेगा तो अपने दाम लेगा। उससे बहुत सोचा। चारे का थोड़ा होना ही उसे चोरी के अपराध से बचाने को काफ़ी था। चोर उतना काटता जितना उसे उठ सकता था। उसे किसी के फायदे और नुकसान से क्या मतलब। गांव के लोग दमरी को चारा लिए जाते देख बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में ना फांसता। लेकिन संजोग से हल्के के थाने का सिपाही उधर जा निकला। वह पड़ोसी के एक बनिए के यहाँ जुआ होने की खबर पाकर कुछ ऐंठने की टोटा में आया था। दमरी को चारा सिर पर उठाते देखकर तो उसे संदेश हुआ, इतनी रात गए कौन चारा काटता है। हो न हो कोई चोर ही काट रहा है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जा रहा है, खड़ा रह। दमरी ने चौंक कर पीछे देखा तो पुलिस का सिपाही हाथ पांव फूलने लगा। कांपते हुए बोला, हजूर थोड़ा ही सा काटा है, देख लीजिए। सिपाही, थोड़ा काटा हो या बहुत, चोरी तो चोरी है। खेत किसका है? दमरी बोला, बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा था कि शिकार फंस गया, उसे कुछ ऐंठेंगे, लेकिन वह क्या रखा था। पकड़कर गांव में लाया और जब वहां भी कुछ ना हत्थे चढ़ा न दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब को इलाज में पेश किया गया। राय साहब ने दमरी को फांसते हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोला, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ेगा। साल 6 महीने की सज़ा हो जाएगी। शर्मिंदगी तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग यही कहेंगे कि राय साहब की आदमी ऐसा बदमाश और चोर है। तू तो मेरा नौकर न होता तो मैं हल्की सज़ा देता, लेकिन तुम मेरा नौकर है इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगी। मैंने यह नहीं सुन सकता हूँ कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की है। यह कहकर राय साहब ने दमरी को 6 महीने की सख्त कैद हुक्म सुना दिया। उसी दिन उन्होंने खून के मुकदमे में जमानत भी ले ली। मैंने दोनों वृत्तांत सुने और मेरे दिल में यह ख्याल और भी पक्का हो गया, सभ्य केवल हुनर के साथ ऐब करने का नाम है। आप बुरे से बुरे काम करें, लेकिन अगर आप उस पर पर्दा डाल सकते हैं तो वह आपका सभ्य, सज्जन और जेंटलमैन है। अगर आप में यह सिफत नहीं हो तो आप असभ्य है, गवार है, बदमाश है, और यह सभ्यता का रहस्य है। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसा लगा उसे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें।